बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम खबरें। नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब आ चुके हैं और अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे 29 नवंबर को। चेंज ऑफ कमान होगी, छड़ी उनके हवाले कर दी जाएगी, ताकत का सरचश्मा वो बन जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान का जो कल्चर है, पाकिस्तान का जो सिस्टम है, उसमें आर्मी चीफ को, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को एक अहम हैसियत हासिल है और वो रहेगी जब तक कि हमारे यहाँ पार्लिमानी सिस्टम मजबूत नहीं हो जाता, जमहूरियत मजबूत नहीं हो जाती और जमहूरी रवायात और जमहूरी कल्चर नहीं आ जाता। अमलन, ऐसा नहीं ज़ुबानी जमा खर्च नहीं, अमलन नहीं आ जाता। पाकिस्तान में मौरूसी सियासत का खात्मा नहीं हो जाता और पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जमहूरियत नहीं आ जाती, तब तक ऐसा मुमकिन नहीं है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का रोल खत्म हो सके। ये पॉसिबल नहीं है और कोई भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो किसी भी मुल्क में सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल होती है। इसलिए आर्मी चीफ का जो आना है, तकर्री होनी है, सबकी नजरें आर्मी चीफ पे लगी रहती हैं और इसीलिए हर मसले का हल जो है वो देखा जाता है कि जी पाक फौज, सिपा सलार क्या सोच रहे हैं और अफवाज पाकिस्तान क्या सोच रही हैं और उसके अकॉर्डिंगली फिर देखा जाता है कि पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा कैसा बनेगा। ये सारी चीजें, इसलिए आर्मी चीफ की जो अपॉइंटमेंट है वो एक बहुत बड़ा मसला बनी हुई थी। जनरल आसिम मुनीर साहब आ चुके हैं और लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातें आपसे करना चाह रहा हूँ, कुछ खबरें भी आपसे शेयर करता हूँ। वो ये है कि कुछ ट्वीट्स मैंने किए, कुछ गुफ्तगू, तो वो बहुत मैंने उसके जवाबात पढ़ रहे थे कि जनाब माजी में तो आपने ये कहा था, माजी में आपने ये कहा था, तो जनरल बाजवा साहब के आप बड़े फैन थे, तो आपके साथ आप प्रोग्राम में भी कहते थे। जी बिल्कुल ऐसा ही था। और वजह क्या थी? वजह ये थी कि एक काम शुरू हुआ था, रियासत पाकिस्तान ने कुछ फैसले किए थे। रियासत पाकिस्तान के फैसले थे कि पाकिस्तान को करप्शन फ्री सोसाइटी बनाना है, करप्शन फ्री मुल्क बनाना है, पाकिस्तान से मौरूसी सियासत का खात्मा करना है, पाकिस्तान में अच्छी लीडरशिप लेके आनी है, अच्छी रिवायात, जमहूरियत लेके आनी है और पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी जमहूरियत होगी। ये सब कुछ चंद मोटी मोटी बातें तय हुई थी। रूल ऑफ लॉ होगा, कानून की हुक्मरानी का तस्वुर होगा, ये सब कुछ तय हुआ था। उसके बाद हम भी उस मौक़िफ़ के, उस बयानिए के हक में थे। मैं नहीं, मेरे समेत बहुत सारे लोग थे, जिसमें अरशद शरीफ साहब भी थे, शहीद अरशद शरीफ, जो इस जंग में अल्लाह को प्यारे हुए और शहीद हुए, अल्लाह की राह में शहीद हुए। तो मैं इसलिए अब चूंकि वो कहते हैं कि तलखी बहुत आ गई है, एक ट्वीट भी किया मैंने, उस पर भी बहुत ज्यादा कहते हैं, कुछ ज्यादा नहीं, कुछ कि जनाब बहुत ज्यादा तलखी आ गई है। ये सब कुछ तवक्को नहीं की जा सकती थी, ऐसा क्यों हुआ? तो ये सारी बातें मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल हम जनरल बाजवा साहब के हक में थे और उनको सपोर्ट कर रहे थे जब वो सिपा सलार बने थे 2016 में। और उसके बाद फिर एक सफ़र शुरू हुआ था। बिल्कुल मैं, अरशद शरीफ साहब, बाकी जर्नलिस्ट, हमारे दोस्त समी इब्राहिम, इमरान रियाज, सब के सब ये काम कर रहे थे। लेकिन एक्सटेंशन के बाद, जब एक्सटेंशन ली तो उसके बाद फिर मामलात जो हैं वो गड़बड़ होना शुरू हो गए थे और एक्सटेंशन के बाद फिर फर्दर एक्सटेंशन का सोचा जा रहा था। तो ये सारी बातें जब उस तरफ को जाना शुरू हो गई और फिर जो NRO 2 का जो सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद जाहिर है जो स्टेप्स उठाए गए थे उससे रिवर्स होना शुरू हुआ, वापस कदम उठाना शुरू हुए। तो जाहिर है ये चीज़ें जो हैं, हम कोई खुदा न खास्ता हम पेरोल पे तो थे नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि हम किसी भी इदारे के पेरोल पे नहीं थे, सिर्फ ARY के पेरोल पे थे और इसके अलावा किसी के साथ ये नहीं था कि ये हम सब कुछ गुफ्तगू करते हैं जो वो पैसे लेके करते हैं, पैसे लेके नहीं कर रहे थे। हम एक उसूली मौक़िफ़ था, एक एग्रीमेंट था, जहाँ पे कि जहाँ एग्रीमेंट के साथ थे आगे बढ़ते थे। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी और जैसे ही जब चीज़ें ख़राब होना शुरू हुई और फिर जब हमें हुक्म दिया गया कि जनाब आपको हुक्म दिया जाता है, तो जाहिर है
वो ऐसा हुक्म हम कोई आपके बाजवा साहब के कोई ज़ाती मुलाजिम तो थे नहीं कि जिसकी वजह से ये कहा जाता कि ठीक है जी आपने ये कर दिया है तो बस फिर कर दिया है। तो इसलिए ये चीज़ें जो हैं वो बात फिर आगे बढ़ी और उसके बाद हमने बहुत ज़्यादा फिर तकलीफ़ें भी झेली, मैं भी झेल रहा हूँ। अरशद शरीफ साहब अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, शहीद कर दिए गए, उनकी तहकीकात अभी हो रही हैं। इमरान रियाज के साथ, जमील फारूकी के साथ, समी इब्राहिम के साथ, डॉक्टर मोहित के साथ, अम्माद यूसुफ के साथ, ARY के साथ, बोल टीवी के साथ जो कुछ हुआ, सलमान इकबाल साहब के साथ और दीगर जितने भी थे उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो हमारे सामने है। तो ये तलखियों की कोई वजह है और इसलिए अगर मुझ जैसा भी सब्र और शुक्र करने वाला इंसान भी अगर तल्ख हुआ है कुछ देर के लिए, कुछ लम्हों के लिए, तो उसके पीछे बहुत सॉलिड रीजंस हैं, बहुत मजबूत वजूहात हैं। तो ये चीज़ें हैं जी, इंशाअल्लाह वो ज़रूर शेयर करेंगे किसी वक्त और बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं रिकॉर्ड पे और कुछ आ जाएंगी इंशाअल्लाह बहुत जल्दी। तो बहरहाल ये एक सिलसिला है जी जो कि जिसकी वजह से हुआ। हम अभी भी पाकिस्तान के साथ हैं, पाकिस्तान की सलामती पे, पाकिस्तान के मफाद पे किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ ना किया, ना इंशाअल्लाह करेंगे। और हम इदारे के साथ हैं और तमाम इदारों का एहतराम करते हैं और करते रहेंगे, खा वो जुडिशरी है, खा वो पार्लिमान है, खा वो हमारी मुसल्लह अफवाज हैं, उन सब के साथ खड़े हैं। हम इंस्टीट्यूशंस के साथ हैं, हम पाकिस्तान के साथ हैं और इंडिविजुअल्स का मामला नहीं है कि इंडिविजुअल्स जो कुछ भी करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इंसान तजर्बे से सीखता है। और आने वाले जो नए आर्मी चीफ हैं उनके लिए भी जनाब आसिम मुनीर साहब बहुत नेक इंसान हैं, शरीफ नफ्स हैं लेकिन स्ट्रिक्ट हैं और DGMI रह चुके हैं, DGISI रह चुके हैं, कोर कमांडर रह चुके हैं, अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं और एक साफ सुथरे किरदार के मालिक हैं। तो उनको भी हम उसी तरीके से वेलकम करेंगे, वेलकम किया है और उनसे भी बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं कि अल्लाह ताला उनको ये मौका दे कि वो इदारे के लिए अच्छा काम करें, पाकिस्तान के लिए अच्छा काम करें, पाकिस्तान के सिस्टम को बेहतर करने में जो अपना इनपुट दे सकते हैं और सपोर्ट दे सकते हैं वो दें और उसके बाद आगे बढ़ें। इफ्तिखार चौधरी साहब की तरह इफ्तिखार चौधरी साहब का भी एक तजर्बा हुआ था, वो आए सबसे ताकतवर चीफ जस्टिस थे लेकिन जुडिशरी के अंदर उन्होंने किसी किस्म की कोई रिफॉर्म्स नहीं की और उनका जो दौर है वो हिजान खेज रहा। और इसीलिए बाजवा साहब, अगर बाजवा साहब के उनके हामियों ने, उनके सपोर्टर्स ने उनके साथ जो खड़े रहे थे, अगर उन्होंने उनको छोड़ा तो उसकी वजह थी और उसकी बड़ी सॉलिड रीज़न है, बहुत मजबूत वजूहात हैं, सबूतों के साथ बहुत सॉलिड रीज़न हैं। इसलिए ये इसीलिए तलखियाँ बढ़ी क्योंकि हमने मुसीबतें भी झेली, सब ने झेली और मैं अभी तक कर रहा हूँ। अरशद शरीफ साहब तो बेचारे अल्लाह को प्यारे हो गए, इंशाअल्लाह उनकी भी तहकीकात हो रही हैं, जो भी होगा अल्लाह हमारी दुआ है कि वो सामने आए। जो भी कातिल था, अंदरून मुल्क था, बैरून मुल्क था, कोई और था, तीसरा चौथा, उसके बारे में हमें कोई पता नहीं है, तहकीकात होने के बाद ही पता चलेगा। बहरहाल जी आगे बढ़ते हैं। अब आगे कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह अच्छा वक्त आए, पाकिस्तान का सिस्टम मजबूत हो, पाकिस्तान के इदारे मजबूत हों, इंडिविजुअल्स के बजाय तो आगे बढ़ा जाए। अब होना क्या है जी, होना यह है कि इमरान खान साहब पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये सारी गेम चल रही थी, ये जो सब कुछ इतना जुल्म जो किया गया पिछले 6-7 महीनों में, 6-7 महीनों में जुल्म जो इतना किया गया उसकी कोई रीज़न थी। ये जुल्म इसलिए किया गया कि कुछ इंडिविजुअल्स के बहुत ही ज़्यादा स्टेक्स थे इस सारे मामले में, बहुत ज़्यादा स्टेक्स थे। वो स्टेक्स ज़ाती थे, वो कौमी नहीं थे, इज्तिमाई नहीं थे, उनका मुल्क के साथ, मुल्क की भलाई के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। वो जब स्टेक्स हिट हुए और वो हिट होते हुए बल्कि चीज़ें हाथ से निकलना शुरू हो गई, तो तब उनको ये अंदाज़ा हुआ, वो सारा मलबा किस पे डाला गया? वो मलबा डाला गया कि जनाब ये जुडिशरी कर रही है। कोई मलबा जुडिशरी पे डाल दिया, कोई सहाफ़ियों पे डाल दिया, कोई सहाफ़त पे डाल दिया, कोई मीडिया हाउसेस पे डाल दिया। तो ये था, हकीकत ये नहीं थी। हकीकत ये थी कि जो गेम प्लान था, बिल्कुल ज़ाती मफाद का जो मंसूबा था, वो सारा के सारा रिजेक्ट हो गया। और वो रिजेक्ट किसने किया?
وہ پاکستان کے عوام نے کیا، جو پاکستان کی عوام اصل طاقت ہے اس نے ریجیکٹ کیا۔ اور عمران خان صاحب جس کو سمجھا گیا تھا کہ یہ بالکل ان کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں گے اور سیاسی طور پہ ذبح کر دیں گے، وہ ذبح نہیں ہو سکے، کیونکہ جب یہ ساری چیزیں کیونکہ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے جب فیصلے کیے جا رہے تھے تو ہمیں اندازہ تھا کہ یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے۔ ایک بالکل سموتھ ایک الیکشن ایئر آنے والا تھا، الیکشن ہونے والے تھے، تو کیا یہ ان لوگوں کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا تھا؟ ان لوگوں کے لیے نہیں کیا گیا تھا، یہ تو اپنے پلان تھے جی، 3 سال کی ایکسٹینشن ہوگی، چیف آف ڈیفنس سٹاف ہوگا اور پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا اس طرح کا۔ اور پھر یہ تھا اگر یہ سب کچھ نہ ہوا تو پھر مارشل لا بھی لگ سکتا ہے۔ تو جب اس طرح کی چیزیں تھیں تو اس طرح کے سارے معاملے کا ہم حصہ نہیں بن سکتے تھے، اور ممکن نہیں تھا، کیونکہ اس طرح سے کہ جس سے اتنے بڑے مسئلے اتنے بڑے پروجیکٹ آپ حصہ بن جائیں، نہ جس کی آئین میں گنجائش ہے، نہ قانون میں گنجائش ہے، نہ پاکستان کے مفاد میں ہے۔ تو جب یہ ساری چیزیں ہوئی تو ظاہر ہے پھر ہم پیچھے ہٹے اور ہم نے اس کے بعد پھر جو برداشت کیا۔ تو اب پھر عمران خان صاحب کے دھرنے کو بھی اس اپوائنٹمنٹ سے جوڑنے کی کوشش کی گئی، کیونکہ خرم دستگیر صاحب، جاوید لطیف صاحب یہ سارے کے سارے بتا چکے ہیں کہ جناب ہمیں کہا گیا تھا کہ نومبر میں جنرل فیض حمید صاحب کو آرمی چیف بنانا ہے۔ وہ عمران خان صاحب نے اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کہہ دیا کہ میرا تو کوئی ایسا ارادہ ہی نہیں تھا، اس کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ تو جب اس طرح کی باتیں ہیں تو پھر اس کے بعد پچھلے 6-7 مہینوں میں مجھے بتائیں کہ پہلے جو کور کمانڈرز جس کا نام بھی آتا تھا کہ یہ آرمی چیف کے لیے فیورٹ ہو گئے ہیں، ان کے خلاف کردار کشی شروع کر دی جاتی تھی، ایک ایک کر کے سب کو ڈسکریڈٹ کیا گیا۔ اور پھر جن کا کام تھا ترجمان جو تھے، انہوں نے ایک دفعہ بھی ایسا نہیں کہا کہ یہ ساری کی ساری جو کمپین ہے، یہ مہم ہے، غلیظ مہم جو ہے وہ بند کروائی جائے، کہ جناب یہ جو افواج پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے، کور کمانڈرز ہیں، جرنیل ہیں، 3 سٹار ہیں یا 2 سٹار جو بھی ہیں، ان کو کچھ ان کی کردار کشی کی جا رہی تھی، پریس کانفرنسوں میں، ٹاک شوز میں، سوشل میڈیا میں سب کچھ کیا جا رہا تھا، لیکن کسی کو نہیں روکا گیا، اور اس کے پیچھے بھی بڑی مضبوط وجوہات تھیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ پتہ نہیں تھا، سب کچھ پتہ تھا۔ تو بہت ساری چیزیں علم میں تھیں، اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ وہ آتی رہیں گی۔ تو یہ ہے سلسلہ جی۔ اور ایک یہ بتا دوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ آج کسی کو سپورٹ کر رہے ہیں تو کل آپ، کیونکہ ایکٹ دیکھ کے سپورٹ کی جاتی ہے، وہ اقدامات وہ عملی طور پہ کر کیا رہے ہیں۔ اچھے کام کریں گے فل سپورٹ ملے گی، اور اچھے کام نہیں کریں گے اور اپنے آپ کو ڈی ٹریک کریں گے، ذاتی مفادات کو ترجیح دی جائے گی، پھر ظاہر سپورٹ ہٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور ٹھیک ہے، مل جاتے ہیں لوگ جو ہر وقت موسم بہار ہو، خزاں ہو، سردی ہو، گرمی ہو، طوفان ہو، آندھی ہو، سکون ہو، سورج نکلا ہوا، چاند ہو، چاند نہ ہو، تو وہ کرتے رہتے ہیں، سمینا و اطاعنا، سنتے رہتے ہیں اور اطاعت کرتے رہتے ہیں، تو کچھ نہیں بھی ہوتے۔ تو اس لیے پچھلے جو 6-7 ماہ تھے جی، وہ صحافیوں کے لیے، سیاسی مخالفین کے لیے بہت ہی بدترین دور تھا۔ اللہ تعالیٰ دوبارہ پاکستان پہ ایسا وقت نہ لے کے آئے، اور اگر تلخیاں ہیں، تلخ گفتگو ہے، تلخ اظہار ہو رہا ہے، تو اس کی بڑی مضبوط وجوہات ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔